स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिलती थी, मुझे भी मेरिट के आधार पर बगैर इंटरव्यू के सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया गया था। जब मैं वहाँ ज्वाइन हुआ तो एक आदिवासी व्यक्ति उस सेक्शन का सेक्शन सुपरवाइजर थे। उन्होंने पटेल व्यक्ति थे, उनसे 1 साल जूनियर थे, उनको जिम्मेदारी दी कि मुझे 6 महीने के लिए ट्रेनिंग देने का काम करें। तो वो जो पटेल व्यक्ति थे वो भी अजीब आदमी थे। वो मुझे शाम 6 बजे तक टेलीफोन विभाग में काम कैसे किया जाता है उसका ट्रेनिंग देते थे और 6 बजे के बाद बामसेफ के मीटिंग का ट्रेनिंग देने के लिए लेके जाते थे। पहले दिन वो मुझे बामसेफ के मीटिंग में लेके गए। तो बामसेफ के मीटिंग में डेली फिर उनके साथ मुझे जाना पड़ता था और इस तरह से बामसेफ संगठन में हमारी एंट्री हुई। तो उस समय मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी। आज 21 नवंबर को मेरी उम्र 65 साल पूरी हो जाएगी। अगर इस हिसाब से 65 साल से 18 साल 3 महीने का समय निकाल दिया जाए तो ये लगभग 46 साल 8-9 महीने का समय होता है, राउंड अबाउट 47 ईयर। तो इतनी साल से मैं लगातार इस काम में लगा हुआ हूं। इस संदर्भ में एक और बात जानना जरूरी है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की शुरुआत दीना भाना जी ने की। इस आंदोलन की शुरुआत काशीराम जी ने नहीं की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस आंदोलन की शुरुआत काशीराम जी ने नहीं की। इस आंदोलन की शुरुआत दीना भाना जी ने की। और दीना भाना जी 7वीं 8वीं से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, मगर लड़ाई लड़ने के लिए डिग्री होना जरूरी नहीं, हौसला होना जरूरी। तो दीना भाना जी मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे, सफाई का काम करने वाली जाति से संबंधित। और वहां उन्होंने SC/ST वेलफेयर एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन नाम का संगठन बनाया। वो 7वीं 8वीं से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनके संगठन में ग्रेजुएट लोग सदस्य थे। वो 7वीं 8वीं से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उसके संगठन में ग्रेजुएट लोग थे। उसमें पहला ग्रेजुएट जो है DK खापरोडे, उसके संगठन के सदस्य थे, सक्रिय कार्यकर्ता। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के मुद्दे पर दीना भाना जी का जनरल मैनेजर, जो डिफेंस एक्सप्लोजिव का मैनेजर था, जनरल मैनेजर था, उसे झगड़ा हो गया। उसने बाबा साहब का नाम लेकर कुछ अपशब्द कहे, तो उसके विरोध में उसने आंदोलन किया। उसकी वजह से उस जनरल मैनेजर ने दीना भाना जी को सस्पेंड कर दिया। जब सस्पेंड कर दिया तो DK खापरडे साहब ने सस्पेंशन का अंग्रेजी में जवाब लिख कर दिया। जनरल मैनेजर तो तमिलनाडु का ब्राह्मण था, वो एरोगेंट व्यक्ति था, उसको ब्राह्मण था। ब्राह्मण तो जन्मजात अहंकारी लोग होते हैं, वैसा मानकर चलते हैं कि वो ब्रह्मा के बाद दूसरा नंबर उनका ही है। तो फिर तो बड़ा सबसे बड़ा हो गया।
तो बाबा साहब के बारे में जब आप शब्द कहे थे, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने उसके विरोध में आंदोलन किया, तो उसको सस्पेंड किया। तो उसका जवाब डी के खापर्डे ने लिख कर दिया अंग्रेजी में। तो जनरल मैनेजर ने ये सोचा कि ये 7वीं 8वीं से ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, तो ये अंग्रेजी में कैसे जवाब दे रहा है, कौन आदमी है इसके पीछे। तो उसको पता चला कि डी के खापर्डे, उसको भी सस्पेंड कर दिया। 2 सस्पेंड हो गए। जब 2 सस्पेंड हो गए तो ये 65-66 साल के दरमियान की बात थी। आज़ादी मिलकर या संविधान लागू होके 10-15 साल हो गए। उस समय SC ST के लोगों के संगठन नहीं हुआ करते, और जो होते थे तो उनकी मीटिंगें गार्डन में होती थी, ऑफिसेस नहीं होते। जैसे वामसेप के ऑफिसेस है, तो 10-15 लाख रुपए हम साल का किराया देते सारे देश में, तो वो उनका कोई ऑफिस नहीं होता था। तो गार्डन में उन्होंने मीटिंग करने के बाद उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, खापर्डे साहब ने उनको बताया, जिस सेक्शन में वो काम करते थे डिफेंस एक्सप्लोजिव में, उसमें कुछ दिन पहले काशीराम जी ज्वाइन हुए। वो भी BSc ग्रेजुएट थे, खापर्डे साहब भी BSc ग्रेजुएट थे, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पर। तो वहां ये गार्डन में ये निर्णय हुआ कि इस मसले पर क्यों ना काशीराम जी की मदद लिया जाए। तो 11 लोगों का डेलीगेशन बनाया गया, और वो काशीराम जी को मिलने के लिए जहां वो रेंट से रहते थे वहां गए। तो काशीराम जी ने उनकी बात को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए उनको भगा दिया। जब उनको भगा दिया तो ये लोग दुखी होकर वापस आ गए। फिर वही गार्डन में बैठे। गार्डन में बैठकर फिर निर्णय किया कि काशीराम जी को साथ सहयोग करने के लिए, और इस आंदोलन में साथ सहयोग करने के लिए हम लोग गए थे, मगर उन्होंने साथ सहयोग करने के बजाय दुत्कार दिया, अपमान किया। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये पूछने के लिए हम कल दोबारा जाएंगे। दोबारा गए कि आपने हमारे साथ ऐसा व्यवहार, दुर्व्यवहार क्यों किया, ऐसा पूछने के लिए फिर वो 11 लोग गए। तो उन्होंने उनको पूछा कि आपने ऐसा करने के बजाय हमारा अपमान क्यों किया, साथ सहयोग देने के बजाय। तो काशीराम जी ने कहा कि आप लोग मुझे आंदोलन में शामिल होने के लिए बोल रहे थे, अगर मैं आंदोलन में शामिल होता तो कुछ दिन के बाद आप लोग भाग जाते। तो मैंने सोचा कि जब कल आप लोग भागने वाले ही हो तो आज ही क्यों ना भगा दूं, इसलिए मैं आप लोगों को भगा दिया। तो दीना भाना जी ने कहा नहीं, हम लोग भागने वाले लोग नहीं है, लड़ने वाले लोग हैं, भिड़ने वाले लोग हैं, मार्शल लोग हैं। अच्छा, लड़ने वाले हो तो ऐसा करो कि तुम्हारे इस मामले में मैं जनरल मैनेजर को मिलता हूं, मगर मेरी एक शर्त है कि वो जिस कैबिन में बैठता है उस कैबिन के 2 दरवाजे हैं, वो 2 दरवाजे के ऊपर एक पर दीना भाना खड़े रहेंगे, दूसरे पर डी के खापर्डे खड़े रहेंगे, और दोनों का काम होगा, मैं जब अंदर जाऊंगा तो आप दरवाजे पर रहोगे और बाहर से कोई अंदर आदमी नहीं आना चाहिए। काशीराम जी ने उनको कहा मंजूर है सर? कहा ठीक है। तो ये लोग खड़े हो गए, काशीराम जी अंदर गए। अंदर जाने के बाद काशीराम जी ने जनरल मैनेजर को कहा, वो भी ऑफिसर थे, चाहे जूनियर साइंटिफिक रिसर्च ऑफिसर थे, मगर ऑफिसर थे। तो
उनको उन्होंने कहा कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के मुद्दे पर इन लोगों को सस्पेंड किया, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है। वो जनरल मैनेजर एरोगेंट था और ब्राह्मण था, तो वो काशीराम जी को ही धमकाने लगा और डांटने लगा। काशीराम जी 6 फुट की हाइट थे, वो बड़ा कैबिन था और बड़ा कांच का ये लगा हुआ था, उसके सामने टेबल था, तो कांच के साथ ऐसे खड़े हो गए। खड़े होकर वो उधर बैठा था, कुर्सी तो ऐसे थी ना, तो ऐसा खींच कर उसके बाल पकड़े, जनरल मैनेजर ऐसे बाल पकड़े, पकड़कर जो कांच का टेबल था उसके ऊपर ऐसा ऐसा 2-4 बार किया, तो उसके नाक से खून निकलने लगा। तो दीना भाना जी ने देखा कि खून निकल रहा है, दौड़कर खापड़े साहब के पास गए कि वो काशीराम उसका मर्डर कर देगा, मर्डर कर देगा, वो बहुत गुस्से वाला आदमी है। दोनों लोग दौड़कर काशीराम जी को छुड़ाए और उसको बाहर निकले। अब चूंकि ये 2 दरवाजे पर थे, तो किसी तीसरे आदमी ने देखा नहीं। काशीराम जी ने पहले से प्लान बनाकर, ये हो सकता है ऐसी बाचाबाची, वो पंजाबी आदमी है, बाचाबाची होगी। तो जनरल मैनेजर का ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया कि 2 लोगों ने मुझे बचाने का काम किया, तो दूसरे दिन उसका सस्पेंशन रिवोक कर। उनको मालूम नहीं था कि यही वो प्लानिंग में ही थे ये लोग। और काशीराम जी को सस्पेंड कर दिया। जनरल मैनेजर को ये लगा कि समस्या की असली जड़ जो है वो दीना भाना है, तो दीना भाना को ये 3 लोगों के मजबूत गठबंधन से हटाना। तो दीना भाना जी का ट्रांसफर करने का ऑर्डर निकाला उसने, तो दिल्ली चले गए दीना भाना। दीना भाना जी दिल्ली जाने के पहले तो ये काशीराम जी सस्पेंडेड थे, ये दोनों ड्यूटी पर ज्वाइन करते। तो दीना भाना जी ने काशीराम जी को SC/ST वेलफेयर एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाकर वो दिल्ली चले गए। अब ये अध्यक्ष काशीराम जी रहेंगे, वो सस्पेंडेड है समय। तो एक दिन रात के 9 बजे खापड़े साहब काशीराम जी को मिलने के लिए गए, तो काशीराम जी ने उनको कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की तुम बहुत बातें करते रहते हो, उनका कोई किताब है क्या? कहा है, चलो दे दो एक किताब। काशीराम जी को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का जो किताब है बाबा साहब का, वो पढ़ने के लिए खापड़े साहब ने काशीराम को दिया रात के 9 बजे। दूसरे दिन जब सवेरे 9 बजे कापड़े साहब उसको मिलने के लिए गए, तो काशीराम जी उसी कुर्सी में बैठे थे जिस कुर्सी में बैठे हुए खापड़े साहब ने उसको वो लेटर दिया था, उसी कुर्सी में बैठे। वो रात भर वैसे उसी कुर्सी में बैठे, सवेरे 9 बजे भी उसी कुर्सी में बैठे थे। तो खापड़े ने उनको पूछा, खापड़े साहब ने पूछा उनको कि ये पढ़ना हो गया? कहा कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कई बार पढ़ा, ये अभी भी पढ़ रहा हूं, तुम जब आ रहे। तो खापड़े कि ये जो किताब है, ये पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में कुछ करने के लिए मकसद होना चाहिए, और वो मकसद ये किताब पढ़ने के बाद मुझे मिल गया है। इसलिए अब मैं अपने घर जाने वाला नहीं, पंजाब जाने वाला नहीं हूं। मैं आज से अपने घर का त्याग करता हूं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मेरी शादी का एंगेजमेंट हो गया है, वो मैं तोड़ देता हूं। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं अब जिंदगी में अपने नाम पर किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगा। ये 3 बातें दूसरे दिन सवेरे खापड़े साहब को काशीराम जी ने कही, और उन्होंने फिर उस काम को जारी रखा। हाई कोर्ट में अपनी केस लेकर गए, हाई कोर्ट ने उनके फेवर में निर्णय दिया, मगर वो दोबारा ज्वाइन नहीं।
जो SC/ST वेलफेयर एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन नाम का संगठन था, जब उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम का किताब पढ़ा तो काशीराम जी को ऐसा लगा कि ये जो दीना भाना जी ने संगठन बनाया है, ये जो मकसद बाबा साहब अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बताया है वो पूरा करने के लिए ये संगठन पर्याप्त नहीं है, दूसरा संगठन बनाना। तो काशीराम जी ने 6 दिसंबर 1973 को दी ऑल इंडिया बैकवर्ड ब्रैकेट में SC/ST OBC एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, इस तरह से बामसेफ बनाए। B फॉर बैकवर्ड, A फॉर एंड, M फॉर माइनॉरिटीज, C फॉर कम्युनिटीज, E फॉर एम्प्लॉइज, F फॉर फेडरेशन, इस तरह का नया संगठन बना 6 दिसंबर 73 को। चूंकि ये साइंटिफिक रिसर्च ऑफिसर थे जो भी है, तो उनका दिमाग रिसर्च टाइप से काम करता था, रिसर्च टाइप से थिंकिंग करते थे। तो उन्होंने 6 दिसंबर 73 को जो बामसेफ संगठन बनाया उसका नाम दिया तारीख के लिए कंसेप्शन ऑफ बामसेफ, कि आज इस संगठन की गर्भधारणा हुई है। और 6 दिसंबर 78 को वोट क्लब जो राष्ट्रपति भवन के सामने है, वहां उन्होंने बर्थ ऑफ बामसेफ का नेशनल कन्वेंशन, साइंटिफिक तरीके से सोचने वाले व्यक्ति थे काशीराम। यानी हमारे जैसे लोग होते तो वो 6 दिसंबर को ही उसकी स्थापना दिवस बनाते, तो उनका ऐसा नहीं था। वो कहते ये कंसेप्शन ऑफ बामसेफ है, और 6 दिसंबर 78 को बामसेफ का जन्म हुआ। जन्म का उन्होंने कार्यक्रम लगाया, उस कार्यक्रम का नाम था बर्थ ऑफ बामसेफ कन्वेंशन। तो 5 साल तक वो संगठन गर्भ में रहा, उसके बाद उसका जन्म। इसी तरह से जब संघर्ष करने वाला संगठन बनाया तो उसका नाम रखा काशीराम जी ने DS4। नहीं लगता? साइंस जैसा नहीं लगता? H2HO4 वगैरह नहीं रहता साइंस में, है? रहता कि नहीं? तो वो काशीराम जी ने जो उनका रिसर्च करने वाला वैज्ञानिक दिमाग था, वो वैज्ञानिक दिमाग का उन्होंने उसमें उपयोग। तो काशीराम जी इस आंदोलन में सीनियरिटी में 3रे नंबर के व्यक्ति थे। थोड़ा सभी लोगों को सही सही मालूम होना चाहिए। पहले नंबर के व्यक्ति दीना भानी, उन्हीं की वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ। दूसरे नंबर के व्यक्ति का नाम DK कापड़े, सीनियरिटी। तीसरे व्यक्ति का नाम काशीराम। दोनों लोग रिवोक हो गए, काशीराम जी सस्पेंडेड हो गए। काशीराम जी के पास समय ही समय था, और फिर काशीराम जी जो है इस बात को लेकर आगे बढ़े। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, काशीराम जी पंजाब के रहने वाले थे। पंजाब से वो देहरादून में नौकरी के लिए गए, सर्वे ऑफ इंडिया। वहां सर्वे ऑफ इंडिया का दफ्तर है, जो नक्काशी वगैरह बनाते हैं ना, भारत का नक्शा, महाराष्ट्र का नक्शा, नहीं, वो एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया। वहां पहले उनको नौकरी, वहां की नौकरी छोड़कर फिर वो पुनः 6 दिसंबर 1956 को जब बाबा साहब अम्बेडकर का मृत्यु हुआ, तो पंजाब के एक दूसरे व्यक्ति थे दोआबा रीजन के, ज्ञानी परशुराम। उधर सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहब के आधार पर एक डिग्री है, वो अभ्यास करने वाले व्यक्ति को ज्ञानी डिग्री मिलती है, वो भी ग्रेजुएट माना जाता है।
वो ज्ञानी परशुराम जो थे वो सीनियर थे काशीराम जी को, वो उनके कमरे में 2 लोग मिलकर किराएदार रहते थे। तो 6 दिसंबर 56 को जब बाबा साहब अम्बेडकर का मृत्यु हुआ तो वो खबर ज्ञानी परशुराम को लगी, तो वो दिन भर रो रहे थे ज्ञानी परशुराम। तो काशीराम जी को बड़ा अजीब लगा, क्यों रो रहे? काशीराम जी को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं। तो पहली जानकारी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, अभी भी बहुत सारे देश में लोग हैं जिनको बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानकारी नहीं है। न भारत सरकार न राज्य सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लोगों को जानकारी हो इसकी कोई खबरदारी नहीं लेते, जानबूझकर छुपाने की कोशिश करते। ये तो वामसेप की वजह से अभी नागालैंड मिजोरम तक मामला चला गया। फिर हम लोगों को पूछते हैं तो ठीक है, तो टाई वाला बाबा तो ठीक है, ये पगड़ी वाला बाबा कौन है? तो टाई वाले को भी नागालैंड तक पहुंचाए और पगड़ी वाले को भी वामसेप के लोगों ने ही पहुंचाने का काम किया। तो सीनियरिटी के रेफरेंस में ये बात मैं आप लोगों को कॉन्शियसली कह रहा हूं। तो इस तरीके से ये आंदोलन जो है शुरू के काल में चलता रहा। तो जब मैं औरंगाबाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलिंद कॉलेज बनाया, वहां मैंने पढ़ाई की, वहां का ग्रेजुएट। तो वहां पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी दूसरी बातें भी पढ़ाई जाती थी, तो उसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा। तो उसके साथ साथ फिर वामसेप में आने का मौका मिला और संगठित आंदोलन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में जानकारी मिली। तो पूना से हम लोग औरंगाबाद में जानकारी लेने के लिए खापर्डे साहब को बुलाते थे। वो संडे को आते थे, तो दिन भर फील्ड वर्क करके हम रात में उनकी मीटिंग लगाते थे और रात में 10 बजे के बाद खाना खिलाकर उनको बस स्टैंड में औरंगाबाद के लेके जाते थे छोड़ने के लिए, पूना जाने के लिए, ताकि सवेरे वो पहुंचकर अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाए। जब हम छोड़ने के लिए जाते थे तो उनको सवाल पूछते थे, जवाब देते थे। एक गाड़ी आई चली गई, फिर दूसरा सवाल पूछते, फिर एक गाड़ी आई चली गई। तो कभी कभी रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे ऐसा सवाल जवाब चलते रहता। वो बोलते रहते, हम सवाल पूछते रहते। सवाल पूछने को ज्यादा समय लगता नहीं था। हम नए थे तो हमारे पास सवाल बहुत होते थे, नए लोगों के सवाल बहुत होते हैं। तो हम बोलते थे, वो जवाब देते थे, और जवाब देते वक्त थकते नहीं थे। वो 2 बजे तक, फिर 3 बज जाते, 4 बजे गाड़ियां आ रही है, जा रही है गाड़ी। औरंगाबाद पुणे जाने वाली जितनी गाड़ियां है, नागपुर से इधर उधर से गाड़ियां औरंगाबाद आती, फिर औरंगाबाद आकर पुणे जाती। तो सवेरे रात भर गाड़ियां चलती रहती थी। और फिर जब हमारे सवाल खत्म हो जाते तब फिर वो चलो निकल। तो वो जब सवाल जवाब में जानकारी देते थे, उस दौरान खास तौर पर मुझे जो कार्यक्रमों के द्वारा जानकारी मिलती थी, उससे ज्यादा जानकारी सवाल जवाब की शेप में खापर्डे साहब के द्वारा हमें जानकारी मिली। और उस समय पहली बार हमें एहसास हुआ कि संगठित शक्ति निर्माण किए बगैर इस देश में जो व्यवस्था है उसको बदलना संभव नहीं। ये एहसास मुझे उस समय, जब मैं नौजवान था, 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, उस समय मेरे मन में ये बात बहुत गहराई से घर कर गई कि संगठित शक्ति निर्माण किए बगैर बड़ा काम नहीं कर सकते, बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। खापर्डे साहब का देहांत 2000 में हुआ और बीडी बोरकर कमिश्नर हो गए थे, तो वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो मेरे ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की जिम्मेदारी आई। तो मैंने संगठन को संगठित शक्ति में रूपांतरित करने का कार्यक्रम बनाया पहली बार। 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना दिल्ली में विट्ठल भाई पटेल हाउस के सामने जो मैदान था वहां घोषित किया। मैं वहां था।
जब मैं वहां था तो वहां उन्होंने कहा 14 अप्रैल 84 को कि 13 स्टेट में 140 जिलों में बामसेफ संगठन है और आज 31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन का जाल फैला हुआ है। 25-30 करोड़ रुपया साल में हमारे लोग निधि देते हैं। यहां तक रिसोर्सेस हमने जनरेट की। रिसोर्सेस जनरेट करने की बहुत बड़ी समस्या काशीराम जी के समय में थी। बहुत बार जो है उन लोगों को दिल्ली के ऑफिस में केवल चने खाकर रहना पड़ता था, तो रिसोर्सेस मिलते रहे थे। ये सारी बातें हमारे सामने होती थी तो हमको जानकारी थी और इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले संगठन में 2 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया। एक जियोग्राफिकल नेटवर्किंग और दूसरा सोशल नेटवर्किंग। जियोग्राफिकल नेटवर्किंग में हमने कार्यक्रम बनाया है 31 राज्यों में। हम सारे देश भर में जितने जिले हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन के जिले छोड़ दिए जाए तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के जिले अगर छोड़ दिए जाए तो मेरा कागज देखो, चलो मेरे पास है इधर। तो 31 राज्यों में जो जिले हैं वहां आप संगठन बनाने का भौगोलिक नेटवर्किंग का कार्यक्रम हमने बनाया, घोषित किया और उस पर सारे देश भर में मैं घूमने लगा। आपको कुछ लोगों को, नए लोगों को हैरानी होगी, रेल के 2 महीने की टिकट मेरे पास रहती, इधर ही रहते। कभी कभी तो टीटी को डाउट होता था। एक बार टीटी ने पकड़ा था, ये इतनी कैसे का टिकट है इतने टिकट कैसे है आपके पास? तो मैंने उसको कहा तुम्हारे डिपार्टमेंट को पूछो, वो 2 महीने पहले टिकट बुक करने के लिए का नियम बनाया, मैंने 2 महीने का एक साथ बुक कर लिया। अच्छा। उसको पहली बार समझ में आया कि हाँ 2 महीने का भी बुक हो सकता है। उसने ऐसा पैसेंजर भी पहली बार देखा। तो मेरा एक टिकट जैसे कम होता मैं टेलीफोन से दूसरा बना लेता। जहां मैं जाता कार्यक्रम के लिए वहां उसको बुक करने के लिए बोल देता, फिर उसमें ऐड कर देता, जो हो गया फेंक देता। ऐसा अभूतपूर्व कार्यक्रम डेली मैं रेल में ही रहता तो रेल ही मेरा घर हो गया। जब टिकट में नंबर छप के आता, नंबर देखते ही समझ जाता कि ये लोअर है कि मिडल है कि अपर है कि साइड लोअर है कि साइड अपर है। मैंने नंबर देख के ही बोल देता अरे ये नंबर है, क्योंकि इतने देर तक मैं रेल में ही रहता था। तो इतनी लगातार कोशिश करने के बाद आज 31 राज्यों में एक संगठन फैला हुआ है, ऐसे ही नहीं फैला हुआ। दूसरी बात, सोशल नेटवर्किंग। शेड्यूल कास्ट की 1703 जातियां है, शेड्यूल ट्राइब के ट्राइब 801 है, ओबीसी के 3743 है। ये तीनों मिलाकर 6247 टुकड़े हैं। 2400 जाति से ज्यादा लोग अभी हमारे पास कार्य करता है। जिस प्रदेश में जाओ उस प्रदेश के जाति के लोग। तो अनुभव के आधार पर हमने ये देखा कि ये जो सोशल नेटवर्किंग है उसमें जो ज्यादा जागृत जातियां हैं वही हमारे संगठन में आ रही है। जो जागृत नहीं है वो हमारे मीटिंगों में और संगठन में नहीं आ रही है। तो इसलिए हमने शेड्यूल कास्ट के 3 संगठन बनाने का प्लान बनाया। शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का मतलब है 29 जातियां है शेड्यूल कास्ट की जो सफाई का काम करती है। ऑल इंडिया सफाई का काम केवल शेड्यूल कास्ट की जातियां करती है। शेड्यूल ट्राइब की जातियां सफाई का काम नहीं करती है।
ओबीसी की जाति है, सफाई का काम नहीं करती है। ऑल इंडिया में सफाई का काम जो है वो शेड्यूल कास्ट की जातियां करती है, और 1703 में से 29 जातियां सारे देश भर में सफाई का काम करती हैं। कुछ लोगों का भ्रम है कि एक जाति के लोग करते हैं, गलत बात है। तो उनका अलग संगठन बनाया जाए, उनका अलग नेतृत्व निर्माण किया जाए, उनका कैडराइजेशन अलग किया जाए, उनका कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, उनको ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी प्रोग्राम के साथ तैयार किया जाए, इस तरह का कार्यक्रम बनाया गया सोशल नेटवर्क। यह अभूतपूर्व बात थी। केवल SC ST OBC माइनॉरिटी का कहने से 6247 जाति के लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम बनाया गया। आदिवासी ऐसे लोग हैं, जहां बस्तर में जाओ तो आपको बस्तर में आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे कि आदिवासी आज 75 साल हो गए आजादी को हासिल हो, भाव कपड़े नहीं पहनते। तो जब तक ऐसे लोगों को कैसे समझाओ, ऐसे लोगों को कैसे जोड़ो, कैसे संगठन निर्माण करो। तो आदिवासियों के भी आदिवासी शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, फिर उसके बाद नोमिडिक ट्राइब। नोमिडिक ट्राइब का हमने ऑल इंडिया का संगठन बनाया है। ये अनिल माने और हमारे आड़े साहब, ये नोमिडिक ट्राइब के लोग हैं। ऑल इंडिया की जिम्मेदारी दोनों के ऊपर है। देश भर में लोग, देश भर में जब नेटवर्किंग होगा, वामसिप तो बेसिक संगठन है, हर जिले में है, तो हर जिले में अगर ढूंढा जाए तो ये सभी प्रकार के जाति के लोग मिल जाते हैं। उनको अगर मीटिंग लेकर के समझाया जाए तो वो लोग जुड़ते हैं। नोमिडिक टाइप के बाद में एमबीसी, जो ओबीसी कहा जाता है, उस ओबीसी में 2-4 जातियां ही है अगड़ी, बाकी सारी मोस्ट बैकवर्ड जाति। महाराष्ट्र का बात ले लो, कुनबी, तेली, माली, आगरी, और कोई है नाम ही नहीं आते। 272 ओबीसी की जातियां है वहां, वो सारी जातियां मोस्ट बैकवर्ड है, और वो शासन प्रशासन में कहीं है नहीं। उनको, उनके अंदर न कोई कॉन्शियसनेस है, न जागृति है, न पॉलिटिकल कॉन्शियस है। तो इसलिए मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का संगठन बनाया जाना चाहिए, बैकवर्ड क्लास का संगठन बनाया जाना चाहिए, और उस संगठन का नेतृत्व उसी जाति समूहों के लोगों को दिया जाना चाहिए, उसका कैडराइजेशन भी करना चाहिए। तभी उन लोगों को संविधान क्या है समझ में आएगा, संविधान में क्या लिखा हुआ है और उसका क्या फायदा कैसे लिया जा सकता है। ये सारा काम, ये हमारी जिम्मेदारी, वामसिप की जिम्मेदारी। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज के आंदोलन का फायदा लेकर आगे निकल गए, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि जो पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने की जिम्मेदारी उन लोगों की है। इसीलिए कांचीराम जी ने वामसिप जब बनाया तो वामसिप का ऑब्जेक्टिव बनाया टू पे बैक टू सोसाइटी, टू पे बैक टू सोसाइटी। बहुत सिंपल शब्द है मगर सिंपल है नहीं। टू पे बैक, जो पीछे रहे हुए लोग हैं उसके लिए काम करने के लिए संगठन बनाया है। जो आगे आ गए हैं वो आगे आ गए। वामसिप सैलरी बढ़ाने का संगठन नहीं है। अभी सैलरी बढ़ाने का कोई आंदोलन किया हम लोगों ने? वामसिप ने जिंदगी में कभी कोई सैलरी बढ़ाने का काम नहीं किया, तो कोई आंदोलन किया। वामसिप में पेबैक करने के लिए लोगों को तैयार किया, और पेबैक करने के आधार पर वो बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, 5 साधन देते थे।
संगठन से उनको कुछ भी नहीं दिया जाता था, संगठन को वो देते थे। दूसरे संगठन में और इस संगठन में बहुत ज्यादा मौलिक अंतर है। दूसरे संगठन लेने के लिए बनते हैं, ये संगठन देने के लिए बनाया गया है, टू पे बैक टू सोसाइटी। तो इसलिए ये संगठन समर्पण पर खड़ा है, त्याग पर खड़ा है, लेने पर खड़ा नहीं है। ये देने वाला संगठन है। नहीं तो हमारे लोगों के हाथ तो ऐसे हजारों साल से, वैसे जिनके हाथ थे उनको इस तरह से करवाया गया, ये पे बैक टू सोसाइटी। तो इस तरीके से ये जो संगठन बनाया गया, ये संगठन 2000 से जब मेरे निगरानी नियंत्रण में आया, तब मैंने ये 2 पॉइंट प्रोग्राम बनाया। अभी 15 पॉइंट प्रोग्राम है। अभी ये कार्यक्रम 2 पॉइंट प्रोग्राम नहीं है। अभी मामसेफ के पास, हमारे पास 15 पॉइंट प्रोग्राम है। जो 2 पॉइंट प्रोग्राम मैंने आपको बताया, वो 15 पॉइंट प्रोग्राम है। इतना बड़ा कार्यक्रम है। तो इसलिए साथियों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस काम को सारे देश भर में तैयार किया और इतना विशाल भौगोलिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग तैयार किया। और जब इतना बड़ा तैयार हुआ, ट्रेन किया, उसके बाद 3-4 लाख लोग वहां आए। इतना लंबा समय लगाने के बाद, फिर इतना सारा काम करने के बाद लोग वहां आए। ऐसे ही एकाएक नहीं आए। ऐसे ही 5 मार्च 2019 को हमने भारत बंद करवाया। तो नरेंद्र मोदी को पर कानून संविधान संशोधन करवाना पड़ा। तो साथियों, ये इतना बड़ा टर्नआउट या इतना बड़ा मोबिलाइजेशन अपने आप नहीं हुआ, इसके बैकिंग में बहुत लंबी तैयारी है। तो इस आंदोलन को केवल अपने मनोहर, प्रोफेसर मनोहर है नागपुर के, यशवंत मनोहर, ते वो मुझे जब वो 9 तारीख के पवार साहब का कार्यक्रम है, उधर भी पवार साहब ने भी मुझे ऐसी पगड़ी पहनाई। तो उस समय वो बोले कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा आपने करके दिखाया। मैंने कहा नहीं, ये अभी और आगे बहुत पहनेंगे, अभी तक का बहुत ज्यादा है। तो मैं, ये जो नागपुर का आंदोलन है, ये ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक है। दूसरा होने के बाद आप बोलेंगे अरे वो भूलना पड़ेगा नागपुर। दूसरा जब आप दूसरा करके दिखाएंगे, जब आपको दूसरा करके दिखाऊंगा तो ये थोड़ा छोटा था, तो आप भूल जाओ। फिर तीसरा करेंगे, वो दूसरा भूल जाओ। तो अभी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, वो बात करके समाप्त करना चाहता हूं। देखो, 2 बातें कहना चाहता हूं कि अभी लड़ाई 6 तारीख से संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार, ये लड़ाई शुरू हो गई है। 5 तारीख तक क्या लड़ाई चल रही थी भारत में मालूम है? हिंदू वर्सेस मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान चलता। 6 तारीख के बाद हिंदू मुसलमान आरएसएस के लोग बोल रहे है, आ रहा हिंदू मुसलमान। बड़ी वजह है, बेवजह चुप नहीं हुए, बड़ी वजह है। अब आरएसएस के लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया कि अब अगर हम हिंदू मुसलमान कहेंगे
तो लोग हमको सवाल पूछ सकते हैं। कौन सा? कि अगर लड़ाई हिंदू मुसलमान की है तुम बोलते हो, तो फिर नागपुर में 6 तारीख को आए थे वो मुसलमान थे क्या? है वो मुसलमान थे क्या? तुम हिंदू थे और वो मुसलमान थे क्या? वो तुम जिसको हिंदू कहते हो वही ना आए थे। हम अपने को हिंदू नहीं कहते, ये अलग बात है, मगर तुम जिसको हिंदू कहते हो वही ना आए थे हेडक्वार्टर पर चढ़ने के लिए। और हिंदू ही चढ़ने के लिए आए थे, तो यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं थी, हिंदू वर्सेस हिंदू की थी। तुम्हारी भाषा में ये हिंदू वर्सेस हिंदू की थी। इसलिए आरएसएस के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि साला अब हिंदू मुस्लिम कहे तो कैसा? और कहने के बाद अगर लोग सवाल पूछे तो जवाब क्या दे कि वो कौन थे? इसलिए आपको बता रहा हूं कि संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार। अब मामला हिंदू मुसलमान का इतिहास में जमा हो गया है। अब संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार। सारे महाराष्ट्र में आपको जहां जहां से भी आए हो केवल यही चर्चा करो कि लड़ाई अब संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार की शुरू हो गई है। तो संघ परिवार का क्या मतलब है? 3.5%। जो 6% क्षत्रिय है वो मुझे बिहार में, दिल्ली में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय राजपूत लोग मिलने के लिए आए। वो मिलने के लिए आए। मैंने उनको कहा, जानते हो तुम कौन हो? ओरिजिनल जानते हो? ये लो किताब विलास खरा। नाग लोग हो तुम, नाग लोग हो। जब ब्राह्मण भारत में नहीं आए थे तब तुम्हारा नाम क्या था? ब्राह्मण आने के बाद न हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं था तो कौन थे? तुम थे, ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे तब तुम कौन थे? ब्राह्मण आने के बाद वर्ण व्यवस्था बनाई, फिर तुम्हारा नंबर लगाया क्षत्रिय। और क्षत्रिय लगाया तो कैसे लगाया? ये रूलर थे, ये नाग लोग। नवल वियोग का किताब पढ़ो। नवल वियोगी ने किताब लिखा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडिया का, उसने किताब लिखा नागाज द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया। ये नाग लोग रूलर थे। इस रूलर के सामने जब ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई तो पालियन बुद्धिज्म में लिखा हुआ है, वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा है क्षत्रिय, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। ब्राह्मणों ने पहली बार जब वर्ण व्यवस्था बनाई तो वो ऐसी थी, क्षत्रिय, क्योंकि सारा साम्राज्य क्षत्रियों का था। उनकी मान्यता हासिल करने के लिए ब्राह्मणों ने चालाकी से उनकी मान्यता हासिल करने के लिए क्षत्रिय को वर्ण व्यवस्था में पहले नंबर पर रखा। और पुष्यमित्र शुंग ने जब सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी, हत्या करने के बाद 2 नंबर का ब्राह्मण ऊपर आ गया। ब्राह्मण हो गया पहले, क्षत्रिय हो गया दूसरे नंबर। पालियन बुद्धिज्म में वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को पहले नंबर पर रखा गया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, साले ये क्या मामला है, इसका क्या रहस्य है? अभी मैंने आपको उसको रहस्य समझाया। नाग लोगों का साम्राज्य था, उनकी मान्यता हासिल करने के लिए उन्होंने उसको पहले नंबर पर रखा। तो ब्राह्मणों के आने के बाद ही यहां के लोगों को उन्होंने क्षत्रिय कहा। तो पहले तो इनका नाम नाग था, मैंने कहा आप लोगों का तो
नाग लोग हो। तो आप जानते हो मैं कौन हूं? मेरा सरनेम मैंने कहा मेश्राम है, और हमारे ही और कुछ रिश्तेदार लोगों के ने मेश्राम रखने के बजाय सरनेम रखा नागदेवे। पता है उधर विदर्भ में है, इसको मालूम है नागदेवे। तो हमारे कुछ रिश्तेदार नजदीकी जो है उनका सरनेम नागदेव, नाग है, इधर नाम भी नाग है। मेरे एक बड़े बहन का नाम है, वो भी नाग के साथ, जैसे नागाई है ना, इसके वो धर्म संस्थापक जो थे उसके बहन का नाम है बसवन नाग। मेरे बहन का भी नाम नागाई है सही। तो हमारे लोगों में नाग को नाम को आधार बनाकर नाम लिखने का रिवाज है। एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है। झारखंड में एक ट्राइब ही नाग ट्राइब है, और वहां जिले का नाम है छोटा नागपुर, क्योंकि बड़ा नागपुर महाराष्ट्र में। ये जो नागपुर है ये बड़ा है। जब बड़ा नागपुर होता है तो उसका इससे ध्वनित निकलता है, कहीं ना कहीं छोटा होगा। छोटा होगा तभी तो बड़ा होगा, छोटा होगा ही नहीं तो बड़ा कहां से होगा। शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है और शब्द का एक ध्वनित अर्थ होता है। भाषा शास्त्र का अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा। तो मैं आप लोगों को ये बात उदाहरण देकर के समझा रहा हूं। मैंने उनको कहा कि तुम लोग पूर्व के नाग हो, मैं भी नाग हूं, दो भाई अब आपस में मिल गए, तो तुम 6% हो, उधर बामन के पास मत जाना। मैं प्रबंध कर रहा तो शुरू हो गया उनका कि नहीं हम हिंदू नहीं है। मैंने ठीक है यहीं से शुरू करो। तुम पुराने कौन हो वहां तक पहुंच जाओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। इतिहास में जब ढूंढोगे तो जरा पहुंच ही जाओगे। आदमी जड़ जैसे हम अपनी जड़ ढूंढ रहे और जड़ तक पहुंच रहे हैं। जो विलास खरात ने किताब लिखा वो 3 खंड में, और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च लोगों के रेफरेंसेस है, ऐसे नहीं है, पूरे सबूतों के साथ। तो इस तरह से साथियों, ये संघ परिवार का मतलब है 3.5%। और पहले हम 15% कहते थे, छोड़ दो, अभी वो छोड़ दो, वो पुरानी बात हो गई। विचारधारा में विकास होना जरूरी है। तो अब जो है ये 3.5% वर्सेस 85%। संघ परिवार वर्सेस मूल निवासी परिवार का मतलब है 3.5 वर्सेस 85%। और 6% कुछ दिन के बाद मिलाना पड़ेगा। अगर वो लोग ब्राह्मणों का सपोर्ट करना बंद कर दे, क्षत्रिय और राजपूत, तो ब्राह्मणों की स्थिति बहुत ज्यादा भारत में कमजोर हो। अब आजकल ब्राह्मण मेरे ऊपर आरोप कर रहे हैं, दूसरों को कम समझ में आता है, मुझे ज्यादा समझ में आता है। और क्या आरोप लगा रहे? वामन मेश्राम ब्राह्मणों को सेग्रीगेट कर रहे। किसी को समझ में नहीं आता, मेरे को समझ में आता। क्या बोलते हो? वामन मेश्राम ब्राह्मणों को सेग्रीगेट कर रहे। इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता, उनको बोलने तो, मगर मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। साथियों, मैं आपको ये बात समझा रहा हूं, इसका प्रोपेगेंडा का। ये लड़ाई 6 तारीख से शुरू हो गई है। दूसरी बात, वामसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और 86 ऑफशूट संगठन सबसे शक्तिशाली संगठन है या आरएसएस सबसे शक्तिशाली संगठन है? यह है दूसरा मुद्दा जिसको आपको फील्ड में लेकर जाना है।
हम लोगों ने जब ऐलान किया हेडक्वार्टर पर लेके जाएंगे दिल्ली में, ऐलान किया, तो वहां पहले से 150 लोग थे। तो वो महाराष्ट्र के नागपुर के साइड के लोग थे। तो आरएसएस के लोगों ने दिल्ली को लिखा, अरे ये तो नागपुर के लोग हैं, इसमें तो वामन मेश्राम की जाति के बहुत सारे लोग हैं, वो लोग कैसी रक्षा करेंगे आरएसएस के हेडक्वार्टर की, उनको हटाओ और सेंट्रल गवर्नमेंट का भेजो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 150 लोगों को CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भेजा, ये पैरामिलिट्री फोर्स है। जब 3-4 लाख लोग अनियंत्रित हो गए, इतना भीड़ इकट्ठा हो गया, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर डॉक्टर विलास करात के पास आए, क्योंकि मेरे बाद ये आंदोलन की सारी तैयारी डॉक्टर विलास करात कर रहे। उसको कहा, आप लोगों ने 2-4 लाख लोग नागपुर में लाकर रखे और हमें आखिरी तक पता नहीं चलने दिया। शिवाजी महाराज के गनीमी कावा की तरह आपने काम किया, आप सफल हो गए हो, हम हार गए हैं, आप विजयी हो गए हो, अब तो चुप हो जाओ, अब तुम खत्म करो विलास को, क्योंकि मुझे डिटेन किया था, उसको नहीं किया था, उसको बोलो अब तो खत्म करो। तो ये परिस्थिति वहां पर थी, कोई वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो लेफ्ट राइट कर रहे थे, हथियार उठा रहे थे, नीचे कर रहे थे। हमारे लोग लेकर देख, उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा करने से डर जाएंगे, उनको मालूम ही नहीं है ये कौन लोग है, ये साले भीमा कोरेगांव की औलाद है, ये डरने वाले हैं। 500 लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा, इधर 2-3 लाख लोग हैं और तुम्हारे 8,000 पुलिस है, और लड़ाई पुलिस के साथ है नहीं। हमारे लोगों ने कहा पुलिस के साथ थोड़ी लड़ाई हमारी, तुम बीच में काहे के आ रहे हो, छोड़ दो, आरएसएस उधर, इधर हम, छोड़ दो, काहे के लिए बीच में पड़ते हो, हमारी उनकी लड़ाई होने दो। तो फडणवीस नागपुर में रहकर ही संचालन कर रहा था। फडणवीस ने कमिश्नर को मेरे पास भेजा, सदर पुलिस चौकी में। मैं समझ नहीं पाया, साला कमिश्नर इंस्पेक्टर को टेलीफोन करके बोल सकता था कि वामन मेश्राम को गाड़ी में डालो और कमिश्नर ऑफिस में ले आओ, ऐसा कह सकता था। तो कमिश्नर खुद मेरे पास क्यों आए? मैं सोचने में पड़ा कि ऐसा कैसे हो गया। तो फडणवीस ने उसको आदेश दिया, जब वो आया तो कुर्सी में ठीक से बैठ नहीं पा रहा था और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को मेरे पास भेजा कि कमिश्नर साहब बुला रहे हैं। मैं कहा चलो। कमिश्नर ने मुझे कहा बैठते ही, अब अगला आपका क्या प्लान है? अरे क्या प्लान है, इधर डिटेन करके रखा तुमने। मैंने कहा इधर डिटेन करके रखा, अगला प्लान क्या है? इधर डिटेन करने से प्लान होता है क्या है? वहां लोग आपके काबू में नहीं, इधर तो इसीलिए तो आए हो ना। वो उस 200 कमांडो लेकर आया था। मैंने इंस्पेक्टर पूछा कि ये 200 कमांडो लेकर इस कमिश्नर क्यों आए? आपने सारे नागपुर में लोगों को फैला के रखा हुआ है, तो कमिश्नर साहब डर गए कि पता नहीं उसको घेर लेंगे कई लोग, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए तो 200 कमांडो जो है, कमांडो लेके 200। मैंने कहा अरे ये मिलिट्री वाले लोग, मैंने देखा मिलिट्री वाले लोग कौन है? राहुल को कहा अरे राहुल ये मिलिट्री वाले दिख रहे 200, और वहां भी वो लेफ्ट राइट वहां भी कर रहे थे। हम लोग उधर पुलिस वालों के साथ बातचीत करके टाइम पास कर रहे थे। तो कमिश्नर को हमने कहा देखो आपने गलत किया, मुझे डिटेन किया, उन लोगों को शांत करने का काम मैं ही कर सकता था, आपने मुझे डिटेन किया। आपको गुरूर था 8,000 पुलिस जो है कंट्रोल कर लेगी, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं ना, इसलिए ना आए हो।
तो उसको लगा कि इससे बात करने का कोई मतलब नहीं, कहा असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर का ले जाओ। फिर उसने दोबारा कमिश्नर को, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को बुलाया और उसको कहा कि उनको कहो कि एक वीडियो बना के दे। मैंने कहा क्या बनाना होगा? कि आंदोलन करने वाले लोग जो हैं संविधान और शांतिपूर्ण तरीके से अरे पहले ही कह रहा हूं, इतने दिन से शांतिपूर्ण ही कह रहा हूं, है पहले से कह रहा हूं, चलो बना देता, पहले से कह रहा हूं और एक बना देता हूं। बना दिया, बना। मैंने कहा वो हमारा मोबाइल जो आपने जब्त किया ना उसमें बनाऊंगा, पुलिस वाले के मोबाइल में बनाऊंगा तो हमारे लोग यकीन नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो राहुल ने और हमने बातचीत किया कि मोबाइल कैसे निकाला जाए, तो ठीक है। तो हमारे सारे मोबाइल जो है उन्होंने दिए, हमारे मोबाइल में हमने वो मैसेज रिकॉर्ड किया, वो लोगों को सुनाया। तो हमारे लोगों ने नहीं, जब तक वामन मेश्राम को नहीं छोड़ा जाता तब तक हम लोग यहां से नहीं हटेंगे। फिर असिस्टेंट कमिश्नर मेरे पास आए, वो लोग ऐसा कह रहे हैं आपके, इसके बाद भी। मैंने कहा ये अरे मेरे को मैं ही छोड़ने का आदेश कैसे दे सकता हूं? कमिश्नर के पास जाओ ना, मेरे पास थोड़ी है। अजीब आदमी हो। वो कमिश्नर के पास गया कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, छोड़ो तो नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो छोड़ दो। आएगा असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, ये कमिश्नर साहब बोले छोड़ दो। अरे 2 बज गए, साले कुछ खाना ही अभी तक खिलाया नहीं, कुछ भी नहीं, और ऐसे ही छोड़ो, भूखा पैसा लोग छोड़ दोगे, क्या खाओगे? मैंने कहा क्या मिलेगा? बोले हल्दीराम भुजिया। भुजिया खिलाओगे? खाना बोल रहे हैं, भुजिया खिलाओगे? नहीं, बोले हल्दीराम भुजिया वाला ब्रांड का नाम है, खाने का ब्रांड है, उसका नाम है हल्दीराम भुजिया वाला। मैंने कहा भुजिया ही खिलाओगे? तो खाना लाया और 8-10 गाड़ियों में इंस्पेक्टर ने 1-2 पुलिस हथियार वाले लेकर, डरे, वो भी डरे उनके साथ, पता नहीं हमको भेद नहीं। इनकी सारी फौज नागपुर में है, 8-10 गाड़ियां लेकर के मुझे पीके मेश्राम के घर में छोड़ा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, तो जब ये किया गया तो फडणवीस ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मैसेज दिया कि ये लोग अनियंत्रित है, पुलिस के काबू में नहीं है, ये लाखों की संख्या में है, कभी भी हेडक्वार्टर में आ सकते हैं, हेडक्वार्टर में ताला लगाओ और बाहर निकलकर जाओ, अंदर मत रहो, ये लोग कभी भी आ सकते हैं। ऐसा टेलीफोन का मैसेज उधर दिया और देकर वो लॉक करके भाग गए। 8 दिन पहले भागवत भोपाल में थे, वो पहले ही भागे थे। उसने सोचा कि ऐसा होने वाला है, वो मुख्यमंत्री का जो बाप है ना, ये छत्तीसगढ़ का, वो भी आए थे। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बोले नहीं, वामन मेश्राम आरएसएस के विरोध में आंदोलन करा, वो वही कर सकता है। तो दूसरा आदमी था, वो उसने पूछा क्यों? वो आदमी जिद्दी है। तो वो करेगा ही, तो इसलिए मैं जाता हूं। तो मुख्यमंत्री के बाप को सर्किट हाउस में अरेस्ट करके रखा, उसको बाहर ही नहीं निकलने दिया। तो इस तरह से पुलिस विभाग के लोगों ने हमें बताया कि वो नागपुर के हेडक्वार्टर को लॉक लगाकर सारे के सारे लोग भाग गए। तो भाग गए, इससे सिद्ध हो गया कि वामसे भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और उसके 86 ऑफशूट संगठन सबसे शक्तिशाली संगठन है आरएसएस भगोड़े लोगों का संगठन। एक गिरोह है, गिरोह। ये कहते राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवाद कशाची खाता तरी चायला है? राष्ट्रवादी गिरोह है। गिरोह सज्जनों का नहीं होता, दुर्जनों का ही गिरोह होता है। तो इन लोगों को हमने वहां से भागने के लिए मजबूर किया। उससे प्रमाणित हो गया कि हम ज्यादा शक्तिशाली संगठन है।
कौन ज्यादा शक्तिशाली है, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और ऑफशूट संगठन या आरएसएस? हम ज्यादा शक्तिशाली संगठन है। ये दूसरी बात लोगों को गांव गांव में फैला, लोगों का मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ेगा तो लोग ज्यादा संख्या में आपके समर्थन में आए। समर्थन पर आपका विजय निश्चित है। जितना ज्यादा समर्थन बढ़ेगा उससे विजय निश्चित होगा। 2023 तक 10 साल, 2 साल की तैयारी करने के आधार पर नागपुर का हुआ। 30 तक 10 साल तक अब हम लोगों को 6 लाख गांवों तक संगठन बनाना है, 6.5 लाख गांव। और ये करने के लिए 674 जिलों में इतने कार्यकर्ता, लीडिंग कार्यकर्ता ढूंढने हैं और 6000 तहसील में 6000 कार्यकर्ता ढूंढने हैं। बस इतने लोग अगर भूमिका निर्वहन करे तो 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। और अगर संगठन खड़ा हो गया तो 6 लाख इंटू 2 कार्यकर्ता अगर तैयार किए 12 लाख, 10 तैयार किए 6 लाख इंटू 10 60 लाख। अभी कितने थे? 3.5 है? तो 60 लाख ज्यादा होते कि कम होते है? 60 लाख लोग सड़कों पर उतरेंगे तो क्या होगा? होने वाला ही है। क्योंकि मुझे तो आंख लगा के दिखाई देता है, तुम लोगों को शायद आंख खुली रख के भी दिखाई नहीं देता होगा। क्यों? क्योंकि मैं डेली तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है तैयारी से ये लोग निकले हैं तो आने वाले भी समय में निकलेंगे। तो 6 लाख गांव में संगठन खड़ा होगा। लोग तो हमारी है, एससी के, एसटी के, एनटी के, डीएनटी के, विजेएनटी के, एमबीसी के, ओबीसी के, माइनॉरिटी, लोग तो हमारी है। मुस्लिम भाइयों को हमने कहा था तुम मत आना। कहा क्यों? आएंगे, नहीं तुम बताना क्यों? उन्होंने कहा क्यों? आरएसएस के लोग भी हमको हिंदू कहते हैं, तुम भी हमको हिंदू कहते हो, तो तुम बताओ। हिंदू हिंदू की होने दो। आरएसएस के लोग भी हमको हिंदू कहते हैं, तुम भी हमको हिंदू कहते हैं। हिंदू है नहीं मगर फिर भी कहते हो, होने दो हिंदू हिंदू की, तुम बताओ, तुम देखो। तो आने वाले समय में जब ये संगठन का जाल इतना फैल जाएगा, 2 लोग तैयार होंगे तो 12 लाख, 10 लोग तैयार होंगे तो 60 लाख, 100 तैयार होंगे 6 करोड़, 200 तैयार होंगे 12 करोड़, 250 तैयार होंगे 15 करोड़। 15 करोड़ लोग सड़क पर अगर उतर गए तो भारत का जितना रेलवे ट्रैक है, ट्रैक पर लोग बैठ जाएंगे, चने खाते रहेंगे, मुरमुरे खाते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, बैठे रहेंगे। बैठे रहने से रेल चलेगी नहीं। बंद भारत हो गया, रेल बंद, सारे रोड बंद, साला रोड का ट्रैफिक बंद, ट्रक बंद। ठीक है, जब रोड बंद होगा तो हवाई जहाज पकड़ने के लिए जाने वाले लोगों का रोड बंद, तो हवाई जहाज तो रहेंगे, बैठने वाले पैसेंजर ही नहीं रहेंगे, तो हवाई जहाज बंद। समुद्री जहाजों में कच्चा माल डालने वाले ट्रक बंद, रेल बंद, तो जहाज समुद्री वही खड़ा रहेगा, वो समुद्री जहाज बंद। तो इसका मतलब है हर जगह बंद 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 बंद। जब बंद हो जाएगा, 15 करोड़ लोग सड़कों पर उतरेंगे, तो फिर देश चलाने वाले लोग बोलेंगे कि अब हम नहीं चला सकते, तुम चला। हो गया, राम नाम सत्य। सिंपल तरीका। कोई हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं, लकड़ी उठाने की जरूरत नहीं। केवल अपने लोगों को जगाओ, लोगों को तैयार करो, लोगों को सहभाग करो। सहभागी करने का सिंपल तरीका है, भौगोलिक नेटवर्किंग करो, सोशल नेटवर्किंग करो और संगठनाओं का जाल बनाओ। एक संगठन का नहीं, 86 संगठनाओं का जाल बनाओ, तो कोई हमारा आदमी बचेगा ही नहीं, कोई नहीं बचेगा।
तो इस तरीके से अगर हम संगठन बनाते हैं, संगठन पर मैं सबसे ज्यादा जोर दे रहा हूं। संगठन बनाने में मैंने जिंदगी बहुत सारे समय लगाया और बेसिक संगठन मजबूती से बनने की वजह से ये बड़ा काम हो रहा है। और जो योजना मैं अभी आपको बता रहा हूं, अगर इस तरीके से करो, अरे 3-3.5 लाख लोग अगर 6 लाख गांव को एडॉप्ट कर ले, एक कार्यकर्ता 2 गांव, अरे 2 महीने में हो जाते 6 लाख गांव। केवल एक कार्यकर्ता 2 गांव, 3 लाख इंटू 2 6 लाख। 1-2 गांव एडॉप्ट करना कठिन है। इस तरीके से ये आंदोलन विशाल जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। और जब ये विशाल जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा तो हमें कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, लकड़ी उठाने की जरूरत नहीं है। 15 करोड़ लोगों पर कोई गोली चलाने वाले नहीं। गोली चलाने वाले की जो चलाएगा ना, उसका कुछ नहीं बचेगा। दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, कोई उदाहरण ही नहीं है। जो भी ईदी अमीन जैसा अफ्रीका का, वहां की जनता जागृत हो गई, उसको भाग जाना। कोई डिक्टेटर जनशक्ति के सामने दुनिया की कोई जनशक्ति डिक्टेटर की चलती नहीं है। तो ये जानना समझना बहुत जरूरी है। लोगों के साथ सलाह करो, लोगों के साथ मशवरा करो, लोगों के साथ जागरूक करो और जागरूक करके संगठित करो। यही हमारा फार्मूला है। इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लगा। ये तरीका अपना, यही कामयाब तरीका है। अगर इस कामयाब तरीके को आपने अमल में लाने का काम किया तो सफलता निश्चित है। कई दिन से, 1 तारीख से मैं उत्तर प्रदेश में था, 2 तारीख को उत्तर प्रदेश में था, 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में था, 4 तारीख को उत्तराखंड में था, 5 तारीख को बिहार में था, 6 तारीख को मध्य प्रदेश में था, 7 तारीख को झारखंड में था, 8 तारीख को मध्य प्रदेश में था, 9 तारीख को पंजाब में था, 10 तारीख को मध्य प्रदेश में भोपाल और ग्वालियर में एक अलग कार्यक्रम था। 11 तारीख को गुजरात, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव का कार्यक्रम था। 12 तारीख को राजस्थान में, 13 तारीख को महाराष्ट्र और गोवा। तो ऐसे ये 28 तारीख तक और 4 तारीख का कार्यक्रम 4 दिसंबर को तमिलनाडु में और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, केरला में नहीं है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो हमारे लोग कभी भी कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। तो ये तमिलनाडु की मीटिंग 4 दिसंबर को है। विक्की चौधरी जो है हमारा वर्धा का कार्यकर्ता, वहां लगा हुआ है। और इस तरह से सारे देश भर में ये डेली की मेरी मीटिंग है। कल बेंगलोर में कर्नाटक स्टेट की है। तो इस तरह से डेली सारे देश भर में तैयारी चल रही। अभी मेरी 65 साल की उम्र हो गई तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि 58 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है। तो वामन मेश्राम साला 65 साल में भी रिटायर्ड नहीं हो रहा है, टायर्ड भी नहीं हो रहा है। शारीरिक क्षमता से आदमी नहीं काम कर सकता, इच्छा शक्ति के बल पर आदमी काम करता है। मोहम्मद अली जिन्ना को 4थे स्टेट की टीबी की बीमारी थी। आज कैंसर सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है, एड्स बहुत बीमारी मानी जाती है बड़ी। उस समय 50 के दशक में टीबी सबसे बड़ी बीमारी थी, 4थे स्टेट की थी। उसका फैमिली डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाया तो बॉम्बे का सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर के पास मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर गए। मोहम्मद अली जिन्ना को जांचने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को अपने टेबल के सामने बिठा कर बताया कि जिन्ना साहब मैं हैरान, क्यों आपको 6 महीने पहले मर जाना चाहिए था, आप जीवित क्यों है यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपके शरीर को जांचने के बाद आपकी जो बीमारी है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको 6 महीने पहले मर जाना चाहिए, आप जीवित है कैसे समझ में नहीं आ।
जीना ने डॉक्टर को जवाब दिया, पाकिस्तान लिए बगैर मरने वाला नहीं हूं। ध्यान रखना डॉक्टर, पाकिस्तान मिल गया, मिलने के कुछ दिन बाद मोहम्मद अली जिन्ना का ध्यान। तो आदमी शारीरिक बल के आधार पर उतना काम नहीं कर सकता जितना इच्छा शक्ति के बल पर काम करता है। और इच्छा शक्ति मकसद के साथ जुड़ी हुई है। जब तक मकसद पूरा नहीं होता, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मैं देहाती आदमी, देहात में क्या होता है, माँ डेढ़ बेड पर रहती है कि मेरा बेटा दिल्ली में नौकरी करता है, उसको एक बार देखना है, बाकी लोगों को बोलते एक बार देखना है, आखिरी बार, तब तक उसका प्राण ही नहीं निकलता। उसका ऑब्जेक्टिव है एक बार देखना है। तो दिल्ली से जब बेटा आता है, वो बेटे को देखती है, बेटा उसको देखता है, चली जाती है। यानी किसी न किसी मकसद के आधार पर इच्छा शक्ति प्रबल होती है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति प्रबल करना चाहते हो, बड़ा काम करना चाहते हो जिंदगी में, तो किसी न किसी मकसद के साथ जोड़ो अपने आप को, तो आपके शारीरिक बल की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं डेली ट्रैवलिंग करता हूँ, एक दिन ट्रैवलिंग की तो लोग दूसरे दिन आराम करते। मैं डेली ट्रैवलिंग, अभी ट्रैवलिंग से आया, पूना आया, पूना से फिर गाड़ी से यहाँ आया, अब कल मैं बेंगलोर जाऊंगा, बेंगलोर से फिर आऊंगा। तो ये इच्छा शक्ति के बल से होता है, शारीरिक शक्ति के बल पर नहीं होता है। और हमारी इच्छा शक्ति भारत का मूल निवासी आजाद हो, शासक वर्ग हो, इसमें मेरा प्राण अटका हुआ है। ये तभी निकले, ऐसे निकलने वाला नहीं। और अब हम बहुत बहुत दूर तक आ गए, अभी ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत दूर तक आ गए हैं। तो इसलिए 10 साल में हमारे लोग इस सक्षमता को हासिल कर लेंगे। 10 साल 30 तक कि कोई सेंट्रल में कोई सरकार बनाने लायक 30 तक कोई नहीं रहेगा। हमारे सपोर्ट के बगैर कोई सरकार बन ही नहीं पाएगी 30 तक, ज्यादा लंबा नहीं। धन्यवाद।